यस, हाँ भाई, अब हम डिस्कस करेंगे। हमें गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे आवाज सुनाई दे रही है? यस प्लीज। अरे आवाज भी आ रही है, नहीं आ रही? यार गुड मॉर्निंग तो कर लो। मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर। आप सुनिए, कल वाला जो न्यूमेरिकल्स था, जो बीच में ब्लैक बोर्ड में नजर आ रहा है ना पूरा, आ रहा है सर, दिख रहा है। अब आपके पास देखिए भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये जो न्यूमेरिकल थी ये बीच में रह गई थी। ये आपके पास करंट कैरिंग, दिस वन इज द करंट कैरिंग, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर ये स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है, तो इसकी इस जो साइड है वो ए है, दिस साइड ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप इज ए, दिस इज कैरिंग करंट आई। और हमने we have to drive the expressions for the mutual inductance. A mutual inductance, for the mutual inductance we have to first of determine the magnetic field. देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जब निकलेगा जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आप जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये हमने माना है, ये जो स्क्वायर लूप है ये लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप से मिलके बना है, बहुत सारी स्ट्रिप है। इसके अंदर एक स्ट्रिप आपने चूज कर ली जिस स्ट्रिप की जो थिकनेस है dx है। dx इज द क्या थिकनेस ऑफ दिस। बहुत सारी स्ट्रिप है, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप, और एक ही आपके पास जो स्ट्रिप है वो क्या है dx। एंड वी अज्यूम ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस वायर, और यहां से ये डिस्टेंस हमने आपको मान लिया r, ओके, और ये आपके पास यहां से वायर से। तो व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड? इस स्ट्रिप के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड? अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी? क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? यस प्लीज। यहां पे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, नॉट r बेटा। ये इस इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस x है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। r is the distance from the wire. Now the wire says this point from here we are going to calculate the magnetic field, that is at a distance x. ये magnetic field है। Now we have to determine the magnetic flux of this small element, और magnetic flux small element means d phi, और small element में magnetic field कितनी है? mu naught I upon 2 pi x into my area। सो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में एरिया, एरिया क्या बनेगा? इस स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप की ये a है लेंथ dx, यहां पे बन गई a dx, ये स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब आपने इसका निकालना है, पूरे स्क्वायर का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो पूरे स्क्वायर का मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? आप इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट? अब स्क्वायर का यहां से डिस्टेंस क्या है? r से r प्लस a, तो ये आपके पास होगा 5, ये होगा म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे ये 1 बाई x dx, और यहाँ पे r से r प्लस a, और दैट इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई। इसका क्या बनेगा? यस बोलो आप। यस log x, क्या बनेगा? log x। तो ये आपके पास होगा log x, ये आपके पास r प्लस a और 5 टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस
इसका डॉक्टर मैंने फ्लक्स होगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई और ये आपके पास बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो आप कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर ये पाई म्यू नॉट आई, अब यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर ये आर प्लस ए, तो ये बन जाएगा लॉग आर प्लस ए माइनस लॉग ऑफ आर। ओके, म्यू नॉट आई ए, ये म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई और यहाँ पे बन जाएगा क्या, लॉग ऑफ यहाँ पे आर प्लस ए बाई आर और दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ, इसको डिवाइड कर दो 1 बाई आर। ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। किसका मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपका ये स्क्वायर का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दिया हमने। अब आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाउ टू डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो phi is equal to I mu naught I A upon 2 पाई और यहाँ पे क्या बन गया 2 पाई, ये log of 1 plus A by R। अब phi is proportional to I इस वायर में और phi is equal to mi म्यूचुअल इंडक्टेंस, इज इट राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जनरल फार्मूला म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई और ये log ऑफ और ये 1 प्लस ए बाई आर, दिस द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जनरल फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। जब आपको एक वायर और एक स्क्वायर, ये वायर और ये आपके पास कोई स्क्वायर लूप है तो आपने यू कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक म्यूचुअल। हाँ आई कौन सा, हाँ ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा। यस, देखिए लक्ष्य ध्यान से पढ़ रहा है भाई, इसका मतलब है भाई, है मानो इसका ध्यान है पूरा। म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई log 1 प्लस ए बाई आर। अब यहाँ पर जो दूसरा जो पॉइंट है, देखिए ये जो बच्चे लाइव क्लासेस में कनेक्टेड है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बोल देना, क्योंकि मैंने अपने इंटरेक्शन के लिए ऑफलाइन में भी बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे दोनों लाइनें चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ। तो जिसको नहीं आए वो बोल देना कोई भी चीज है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बच्चों से हो रहा है तो ऐसा ही तुमसे सीधा हो रहा है। आपकी आवाज मेरे तक आ जानी चाहिए। सर यू रिपीट कि इतना आप दूर बैठे हैं, ये पास में बैठे हैं, तो आप मेरे से पूछ लेना कि सर ये डाउट ये हमें दोबारा बता दो। कभी इसमें इन बच्चों की आवाज में तुम्हें नहीं बोल पाओ, यू आर फ्री, पूछ सकते हो सारा। आप सुनिए, उसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सभी बच्चे नोट करेंगे, जो लाइव क्लासेस में बच्चे है वो भी नोट करेंगे अपनी नोटबुक लेके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोप्लेनर, ये आपके पास कोप्लेनर वो स्क्वायर लूप है, कोप्लेनर स्क्वायर लूप, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस मैग्नेटिक, यानी कि आपने ये निकालना है कि ड्यू टू कोप्लेनर, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है ड्यू टू कोप्लेनर स्क्वायर लूप, कोप्लेनर स्क्वायर लूप की मैग्नेटिक फील्ड। सभी बच्चे नोट करेंगे, पीडीएफ फाइल में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है ये आर्टिकल, देखते जाओ, नोट करते जाओ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोप्लेनर स्क्वायर लूप। अब यहाँ पे कोप्लेनर स्क्वायर लूप, ये कोसेंट्रिक दो लूप लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो जब होंगे तो दो लूप लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए तो दो कंडक्टिंग कॉइल जरूरी है ना, तो एक आपके पास लूप है
स्क्वायर लूप जिसकी साइड एच एल है, दूसरा जो स्क्वायर लूप है उसकी साइड एल है, वो प्लेनर लूप हो गए, वो सेंट्रिक, उनका सेंटर भी सेम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोसेंट्रिक कोप्लेनर कर दो, कोसेंट्रिक कोप्लेनर हो गया स्क्वायर लूप, सेंटर भी सेम है। ओके, नाउ हियर आप ये आ गया आपके पास, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाउ टू डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोप्लेनर स्क्वायर लूप कैसे निकालेंगे? अब इसके अंदर एक लूप में, मैं आपको उस दिन भी बताया था, यदि कोई भी सर्कुलर है तो आप एक में करंट पास करेंगे, एक कॉइल, अब ये स्क्वायर, भाई कॉइल की शेप कैसे भी हो सकती है, यहाँ पे जो कॉइल की शेप है वो स्क्वायर शेप में है, किसमें है ये? स्क्वायर शेप में। और म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन सकता है, कैपेसिटर जब बन सकता है जब दो कंडक्टिंग प्लेट हो, एक पे पॉजिटिव और एक पे क्या, विदाउट टू प्लेट यू कैन मेक द कैपेसिटर, यू कांट मेक द कैपेसिटर। सेम एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, टू कॉइल्स का होना जरूरी है। कितने कॉइल्स का? टू कॉइल्स म्यूचुअल के लिए, और सेल्फ के लिए वन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में टू कॉइल्स मींस वन में करंट पास करेंगे और दूसरे में क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। एक का कॉइल में करंट पास करेंगे, दूसरे का क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जिसमें से करंट पास करेंगे वो आउटर लो, क्या लो वो? तो यहां से मैं ये मान रहा हूं कि इसके अंदर करंट पास कर दिया I1, पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्क्वायर लूप है। यदि इसमें करंट पास कर रहे हैं आउटर में, तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो किसका होगा? इनर का होगा। फ्लक्स किसका चेंज होगा? जैसे कल म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाया था, कोई नई चीज नहीं है। Phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, Phi2 इज प्रोपोर्शनल टू, इसको आपने मान लिया फर्स्ट, मान लिया लूप फर्स्ट, और इसको लूप कौन सा मान लिया? सेकंड। लूप फर्स्ट में करंट पास किया और जो फ्लक्स चेंज हुआ सेकंड, वो सेकंड का चेंज हो गया। किसका चेंज हो गया? सेकंड। तो यहाँ पे अब Phi2 Mi1, Mi1, इज इट राइट? M क्या है? हाँ वो, हाँ यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब आपने इस लूप के कारण, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या मैंने आपको थर्ड यूनिट के अंदर एक वायर कैरिंग करंट, और यदि उस वायर को बेंड कर दिया जाए स्क्वायर में, क्या थर्ड यूनिट के अंदर बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ाने के बाद क्या मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल पढ़ाया जिसमें किसी स्ट्रेट वायर को बेंड कर दे स्क्वायर की टर्म में और उसका मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रखा है? कैसे? फिर भी आप ध्यान दे लो, यदि नहीं भी पढ़ा रखा हो तो आप फिर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए, ये आपके पास कोई वायर है, स्क्वायर वायर, पहले एक वायर में बता रहा हूं। इस वायर को यदि हम मैं बेंड कर दूं और इसके सेंटर पे यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, each and every arm of this square behave as a conductor carrying current, और हम इसको एक ले लेंगे, लो बेटा, और ये आपका पास क्या है? सेंटर, और इस वायर से ये डिस्टेंस R के बजाय यहाँ L है, तो R इक्वल टू L/2 हो गया। स्क्वायर है तो ये क्या बन गया? ये 45 और ये 45। अब मैंने पढ़ाते समय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फार्मूला बता रखा है, μ0I अपॉन 4πr, और ये sin θ1 प्लस sin θ2। जब किसी वायर को बेंड कर दिया जाए
तो म्यू नॉट इस वायर में करंट हमने I1 मान रखा है, I1 4 पाई R, R L है तो ये L/2, ये L/2 साइन क्या बना 45 प्लस साइन 45 क्या बना शाबाश। इसमें आपके पास म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई L और साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। हाँ भाई बोल सौरभ 1/√2 प्लस 1/√2 क्या बनेगा 2/√2। 2/√2 का मतलब होगा म्यू नॉट I1 अपॉन √2 और ये आपके पास होगा पाई L √2 पाई L। ये एक कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई है। B1 is the magnetic field due to this straight conductor, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या हुआ इनवर्स, इसके कारण भी इनवर्स, इसके कारण भी इनवर्स, इसके कारण भी इनवर्स। पूरे लूप की नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगी वो बनेगी 4 टाइम्स ऑफ, इसका 4 टाइम्स कर दो, इसका 4 टाइम्स क्या होगा और इसका 4 टाइम्स करो, इसका आपके पास जब आप 4 टाइम्स करेंगे तो व्हाट विल बी, अब ये आपके पास अब बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I1 अपॉन √2 अपॉन पाई L। कितने टाइम्स होंगे ये 4 टाइम होगी। कितने टाइम्स होंगे ये 4 टाइम्स। फिर सुनो ये जनरल फार्मूला मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फाइनाइटली स्ट्रेट वायर। तो फाइनाइट म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R sin θ1 प्लस sin θ2, ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये फाइनाइटली स्ट्रेट वायर का है। तो मैंने इस लूप में से जो आउटर लूप को है समझाने के लिए वो बाहर ले लिया। आउटर लूप के कारण फिलहाल तो मैंने इसको एक स्क्वायर माना है, लूप के लिए तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां से आपने एक वायर, ये वो आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पढ़ा रखा है। और यदि एक वायर पहले करंट को बेंड कर दिया जाए तो मैग्नेटिक सेंटर में क्या होगा, अपनी नोटबुक को देख लेना, पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आउटर लूप के कारण जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये होगा। ओके, अब यदि ये लूप, ये तो 1 टर्न है, यदि हम इस लूप को कॉइल का रूप दे और यहां नंबर ऑफ टर्न क्या मान ले N1 मान लो, तो पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न इसमें N1 मान लिया तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, आप टोटल नंबर ऑफ टर्न N1 मान लिया तो फ्लक्स क्या होगा, अब इसका फ्लक्स निकालो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी निकाल दी, फ्लक्स किसका निकलेगा सेकंड। तो phi2 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 म्यू नॉट I √2 पाई L, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, किसका एरिया सेकेंडरी का एरिया, और सेकेंडरी का एरिया क्या मिल गया L स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्न किसका लेंगे, नंबर ऑफ टर्न, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न लेंगे किसका सेकेंडरी का, इसका लेंगे सेकेंडरी का। और ये भी कॉइल है तो उसकी भी नंबर ऑफ टर्न लेना पड़ेगा। इसकी नंबर ऑफ टर्न क्या ले लिया N1, क्या ले लिया इससे नंबर ऑफ टर्न, वो तो एक का निकाला था ना, और इसलिए ये आपके पास बन जाएगा N1 इनटू में N2। और मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये आपके पास इक्वेशन होगी सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट कहां गई, ये फर्स्ट। तो n किसके बराबर होगा 4 म्यू नॉट I √2 पाई L और ये L स्क्वायर N1 इनटू में N2। और मेडिकल वाले बच्चे ये फॉर्मूला याद रखेंगे बस कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट बाय, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव आएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय L। अब ये ध्यान रखेंगे स्क्वायर के केस में L कौन सा है, कैपिटल L इज व्हाट द स्क्वायर लूप आउटर जिसमें से करंट पास किया, स्मॉल l किसका एरिया है इनर लूप का। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोप्लेनर स्क्वायर लूप, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू कोप्लेनर स्क्वायर लूप। ये आपके पास स्क्वायर लूप है 2 कोप्लेनर,
इसमें से करंट पास किया, इसका फ्लक्स चेंज किया, इसमें से करंट पास, इसका फ्लक्स, इसमें से करंट, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी सेंटर पे। each and every r of this conductor behave as a conductor, वो स्क्वायर एज ए कंडक्टर। और आपने वो फॉर्मूला लगा के, वैसे तो सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर का, मैग्नेटिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस फॉर्मूले को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रखो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या है, n है, अरे कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न होंगे, कॉइल है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइल तो n से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, इसकी n1 नंबर ऑफ टर्न और इसकी नंबर ऑफ टर्न n2। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चे को याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक बार बाद में मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे 3 प्रॉब्लम है, तीनों के जनरल फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। कि एक तो आपके पास जब आपके पास स्क्वायर लूप है तो ये फॉर्मूला L²/L अभी बताया है। L एरिया, किसका एरिया है ये, इनर, और L क्या है, आउटर। ये आपने अपने को लिखना है कि ये आउटर की लेंथ और ये इनर की साइड, ये आउटर की साइड, ये इनर की। और सुनो, कल भी बताया था, आगे पर मैं फिर बताना चाहूंगा। ये आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस r मान लिया, इसका रेडियस r, कैपिटल R, ये सेंटर है। इसमें से हम ये मानते हैं कि करंट पास हो रहा है आउटर में से। अब आउटर में से करंट पास हो रहा है, अब मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। कृतिका, इसका हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं। आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप है, नोट कॉइल, ये सर्कुलर लूप है, चलो आप कॉइल समझ लो। अब मेरे को ये बताए कृतिका, यदि मेरी आवाज सुन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। अब ये जो डायग्राम है इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे। कृतिका, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? कृतिका, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अरे ऐसे तो बताना पड़ेगा। चंचल, चंचल सुनाई दे रही है? चंचल, B equals to U naught I upon 2R. 2R, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए ये आउटर है, ये इनर है, बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट I अपॉन 2, कौन सा, 2R। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, ओके। और ये सर्कुलर करंट, ये क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया भाई। अब आपने यदि इस कॉइल के अंदर यदि लार्ज नंबर ऑफ टर्न है तो इसके N1 ले लो, क्या ले लो, इसको N1 ले लो। तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, बट इसमें यदि सिंगल टर्न है वो तो N1 N2 टर्न हो तो मल्टीप्लाई कर देना। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ∅2, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I, ये I1 ले लो आउटर में जो भी है, ये I रखो, I/2R इनटू में एरिया, इसका एरिया क्या मिलेगा, πr², क्या हो गया, πr²। तो यानी कि ये आपके पास ∅2 πr², और ∅2 इज प्रोपोर्शनल टू I, ∅2 I1 या I, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप कंपेयर करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बन गया, M इक्वल टू म्यू नॉट πr²/2R। और इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, R²/R, पॉइंट बी नोटेड। उसमें क्या था, L²/L। यदि कोप्लेनर लूप है तो L²/L, L इज व्हाट, इनर, और L इज साइड ऑफ द लूप,
स्क्वायर और आउटर। इसमें r स्क्वायर बाई r याद में लेकर देखा r ये इनर लेंथ ऑफ द स्क्वायर की, ये इनर क्या है रेडियस, इनर क्या है। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं सीधे ऑब्जेक्टिव में यूज होंगे, सीधे ऑब्जेक्टिव में। और जहां भाई नंबर ऑफ टर्न से भी कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ टर्न लेना हो तो n1 n2 और आ जाएगा। इसके n1 है, यहाँ इसके नंबर ऑफ टर्न क्या मान लिया n2, या n1 लग जाएगा या n2 लग जाएगा, तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा n1 इंटू में। अब आपके पास देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट हो चुका है, सेल्फ इंडक्टेंस बता दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दिया। अब आपके पास जो मेन जो आता है वो ट्रांसफॉर्मर आता है। देखिए कोई भी बच्चा यदि मेरे को ये बता दे, देखिए ट्रांसफॉर्मर, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है, जैसे आपके घर के पास जिनको आप टंकी बोल देते हैं, टंकी लगी है, ट्रांसफॉर्मर जो सप्लाई देता है। देखिए आप ये नहीं कह सकते लो टू हाई, ये हाई टू लो भी करता है, लो टू हाई भी करता है, दोनों बातें करता है। यदि कोई भी बच्चा मेरे को ये बता दे, यदि मैंने इस सेक्टर 4 के अंदर एक बल्ब जलाना है, एक बल्ब, तो जहां से बिजली बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से, और जहां सेक्टर 4 के अंदर जहां हम बैठे हैं यहां पे हमने बल्ब जलाना है, तो हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मर वी कैन यूज? लक्ष्य सिंह 2, एनीवन प्लीज? दो, कोई एक कोई दो। देखिए नो, हम 3 ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं। आप ऑफिसर में तो बहुत सारा यूज हो रहे हैं, मैं वहां अपने पावर स्टेशन में गया था, दुनिया भर के रखे थे। देखिए नो, तो जितने भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके हिसाब से हमें बहुत कुछ लाना पड़ेगा, वो दूसरी बात है। बट यदि मैं एक बल्ब की बात कर रहा हूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के अंदर जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है, देखिए हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एक होता है थर्मल पावर प्लांट जहां हीटिंग से कोयले से बिजली बनती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एक तो अपना पंजाब के अंदर है, वहां पे भाखड़ा डैम पे, और एक जब हम ऋषिकेश जाते हैं उस जगह का थोड़ा सा नाम स्लिप आ गया, हरिद्वार से निकलते ही, यस हरिद्वार से निकलते ही आता है, वहां पे भी हाइड्रो बिजली यानी पानी से बिजली बनती है। ये टरबाइन होते हैं, बहुत बड़े बड़े टरबाइन। अब वो टरबाइन जो वाटर का प्रेशर आता है, वो टरबाइन से इतनी तेजी से लगता है कि टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं। टरबाइन रोटेट करता है, कॉइल को घुमाता है, और कॉइल जहां रोटेट होगी वो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगा, करंट पैदा होगा। बट मैं अपनी बात पे आता हूं कि कितने ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मर, कि हमारे पास कितने ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं जहां पे बिजली बनते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मर मेनली वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक आपके पास होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, दोनों काम करता है ट्रांसफॉर्मर, और ये हम डिटेल से पढ़ाएंगे, एक ना 2 दिन में पूरा होगा। ट्रांसफॉर्मर छोटा नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, वाइस वर्सा। तो स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ऑलवेज लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज मिलता है। यदि लो वोल्टेज आ रही है तो क्या करेगा, हाई वोल्टेज, ओके। और यदि स्टेप डाउन है वो करता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो हमारे पास जो बिजली बनती है, जो आती है, वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो वहां पे एक ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप। क्या होता है, स्टेप अप।
और एक होता है स्टेप डाउन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टेप अप और स्टेप डाउन, फिर ट्रांसफार्मर बताऊंगा कितने यूज होते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब स्टेप अप के अंदर क्या होता है, अब आपके पास जो भी ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये कोई भी आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर जहां पे लपेटते हैं, ये प्राइमरी कॉइल है और ये आपके पास सेकेंडरी, इससे आउटपुट बाहर निकलती है आउटपुट, और प्राइमरी कॉइल इनपुट होती है जिसके अंदर से एसी करंट जाता है, एसी। अब वही चीज अभी आप पढ़ते आए म्यूचुअल इंडक्शन में, प्राइमरी में करंट पास होगा, जैसे S1 को पढ़ी है, तो इसमें करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी में जा रहा था, किसका चेंज हो गया, सेकेंडरी का, और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो स्टेप अप होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। यदि आपके प्राइमरी के थ्रू लो वोल्टेज है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने से फ्लक्स भी ज्यादा चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा चेंज होगा, और नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। यहां पे स्टेप अप मींस उठाना, लो से हाई। पॉइंट टू बी नोटेड इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। सेकेंडरी कॉइल जहां से आउटपुट ली जाती है, ओके, और जो आपके पास कौन सी कॉइल है, जो प्राइमरी है, इसके थ्रू क्या दी जाती है, इसके थ्रू प्राइमरी, इसके थ्रू करंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जो पैदा होता है सबसे पहले प्राइमरी में आता है, अब उसको हाई करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है जहां बिजली बनती है वहां, और 3 ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, एक स्टेप अप, 2 स्टेप डाउन। तो ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, ये जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो स्टेप अप होता है कि वो इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, वोल्टेज को। किसको इंक्रीज करेगा, कौन सा इंक्रीज करेगा, स्टेप अप। अब उसके बाद आता है स्टेप डाउन, वहां से जो वोल्टेज आती है वो वोल्टेज जो आपका पावर प्लांट है, जो आपका सब स्टेशन है, जैसे सब स्टेशन जोनावास में सब स्टेशन है, बुडोली में जो सब स्टेशन है, आपका पहलावास गुरावड़ा में सब स्टेशन है, आपके रेवाड़ी में 2 सब स्टेशन है। तो वहां पे सब स्टेशन के अंदर जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, स्टेप डाउन। कौन से होते हैं, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, ये स्टेप अप होते हैं, ये हो गया स्टेप डाउन। अभी सारा बताऊंगा मैं आपके पास। ये आपके पास स्टेप डाउन, कौन कितनी वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है ये आपका हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करता है, और इस पे जो बच्चा सबसे पहले प्रोजेक्ट बना लेगा, अब छुट्टी चलिए बहुत प्रोजेक्ट भी बनाना होता है ना, इस ट्रांसफार्मर पे वर्किंग प्रोजेक्ट बनवा सकता हूँ। अब मेरे पास टाइम भी है, हर बच्चे के पास कोई एसी जनरेटर बना लेना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना लेना, स्टेप डाउन, और अच्छे से वर्किंग भी हो जाएगी, आपके सामने बना देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्टेप ट्रांसफार्मर है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर कि हम हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करेंगे, लो वोल्टेज में। किसमें, हाई वोल्टेज को, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो दैट मींस यहां पे जो प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, और आपके पास जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में आपके पास नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, NS is less than NP। तो नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो फ्लक्स भी कम पैदा होगा, फ्लक्स कम चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टेप डाउन,
दोनों वर्ड मीनिंग से क्लियर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो 3 ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जहां से बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से और यहां तक बिजली बनती है। यहां आने में कितने ट्रांसफार्मर? 3। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, 3 यूज होते हैं। अब मेरे को ये बताइए आप, जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जब पैदा होती है, वो कितनी वोल्टेज होती है? आज जो कहेगा उसको प्राइज मिलेगा। एनीवन? कोई भी बच्चा? 13 कैसे होगी? 220 तो हमारे घर के अंदर आती है। 1100 देखिए, गलत बात। 9। जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टरबाइन के थ्रू, जनरेटर के थ्रू, जो बाहर आती है वो आपके पास होती है 66,000 66,000 वोल्ट ये जनरेट होती है। अब देखो, हमें चाहिए 220। सेक्टर 4 में बल्ब जलाने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, और 220 के लिए पैदा कितनी पड़ी? कितने घड़े बड़े? 66,000। अब कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होती है वो सुनिए। 66,000 वोल्ट बनी, टरबाइन रोटेट हुआ, जनरेटर चला और 66,000 वोल्ट प्रोड्यूस हुई। अब ये 66,000 जो वोल्ट है, दिस इज सारी ऐसी, ये प्राइमरी कॉइल के अंदर जाएगी। कितनी? प्राइमरी। स्टेप डाउन, स्टेप अप, जो भाखड़ा डैम के अंदर रखा है। आप बोलो सर वहां तो लाखों ट्रांसफार्मर है। मैं फिर बोल रहा हूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बल्ब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक बल्ब। जो तो बहुत सारे स्टेप आप रखने पड़ेंगे वहां पे। तो वहां पे जितने भी ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं जहां बिजली बनती है। अब प्राइमरी में हमने दिया 66,000 वोल्ट, और प्राइमरी से जो आउटपुट मिलेगा, स्टेप अप है। स्टेप अप क्या करेगा? स्टेप अप का मतलब ये 66,000 से लो करना या हाई करना? हाई करेगा। और यहां पे जो बनेगा वो बनेगा 132,000 वोल्ट, और सिंपली आई कैन से 132 केवी, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलेगी, वोल्टेज, चाहे वो धूमधादली से आ रही है, चाहे वो भाखड़ा डैम से आ रही है, वो कितनी वोल्टेज बाहर निकल रही है? 132 केवी। कितने निकल रही है? पैदा कितनी हुई? 66,000 वोल्ट। कहां पे हुई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की मैं बात कर रहा हूं। थर्मल पावर स्टेशन की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात नहीं कर रहा। सभी में बिजली बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात कर रहा हूं, 132 केवी। आप कभी भी किसी भी पावर स्टेशन के पास से गुजरना, उस पावर स्टेशन के बाहर एक आपके पास मीटिंग वो होगी दोबारा। अच्छा है टॉपिक सारा। मैसेज आ रहा है, हम भी आ गए सब, ऐसा कुछ नहीं। पहले जो रजिस्टर